Hello students, my name is Sapan Parekh. I'm a chartered accountant and I'm teaching accounts since last 20 years. ये वीडियो सीरीज में हम आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स देने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स के। मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी बच्चे को अकाउंट्स में 100 में से 97 या 98 आते हैं और इनवेरिएबली अगर देखें तो उस बच्चे का जो 1, 2, 3 मार्क कट हुआ है वो ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हुआ है। ऑब्जेक्टिव बाय फार मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट होता है। बच्चों को लगता है ये कर लेंगे और गलती से बाय मिस्टेक कभी ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो उनको पता नहीं चलता इसका राइट आंसर क्या है। तो in our adventure of supporting you to get 100 on 100 and don't miss by that 2 or 3 marks, we are going to post videos regularly on our channel from now till the board exams. Every day we will be posting 2 to 3 videos starting from accounts and then maths 2 and then maths 1. तो 3 important जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस आपको ऑब्जेक्टिव्स के सारे मिलेंगे। मैथ्स में हम एक्टिविटीज़ के आंसर्स भी सॉल्व करके देंगे आपको। तो आइए चलते हैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। अब बच्चे थोड़े से लेजी हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव लिखने में और सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में 1 2 3 4 5 और जो भी आंसर उनको लग रहा है ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस एंड देन द आंसर। ट्रू और फॉल्स में भी आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है और फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है। डिसएग्री में भी वही करना है। तो डोंट सिंपली राइट द आंसर, यू मे लूज मार्क्स देयर। पहला क्वेश्चन, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन डैश रेशियो। तो अब आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप का डीड के मुताबिक शेयर होना चाहिए, पर अगर डीड में कुछ लिखा ही नहीं है प्रॉफिट शेयर के बारे में तो फिर हमारे लिए सब समान है, सब इक्वल है। तो जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर होना चाहिए वो इक्वल रेशियो में होना चाहिए बेटा, इक्वल रेशियो में। ओके, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। ओके, इक्वल रेशियो, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, स्टॉक, कैश और फर्नीचर। तो ऑफ कोर्स इंटेंजिबल एसेट मतलब जो एसेट हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जो है पर दिखता नहीं है, जैसे कि हवा। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये हमारा राइट आंसर है। इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% इंटरेस्ट पार्टनर को मिलना चाहिए। ओके, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड एंड नन ऑफ द अबव। शायद ये तो सबको आता होगा, इसका राइट आंसर है अनलिमिटेड। एंड एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। एग्जाम्पल है, एबीसी पार्टनर है, अगर सी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, घोटाला कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो ए और बी को भी सी के गलती का नुकसान भरना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते हैं जाके सी से लो, है ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस 1932। 1932 का एक्ट है और तब से ये एक्ट चल रहा है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से चल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म आर, एक्चुअल आंसर 100 है, यहां पे ऑप्शन में 100 है नहीं, अभी करंट रिवीजन के हिसाब से 100 है, पर ये 4 ऑप्शन में से अगर चूज करना है जो कि बुक में दिया है, तो इसके पहले 100 के पहले 50 था, इसलिए 50 को हमने चूज किया है। ओके, चलिए, राइट द वर्ड
phrase or term which can substitute each of the following sentence. Again, don't simply write the answer. Write the question, थोड़ा सा जगह छोड़िए और फिर वो जो वर्ड है आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लिखिए. Persons who form the partnership firm, तो इसको तो भाई पार्टनर बोलते हैं. जो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको पार्टनर बोलते हैं सर, पार्टनर. अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स withdrawn by partner from the business from time to time. सर इसको ड्राइंग्स बोला जाता है. एब्सोल्युटली राइट बेटा, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं. थर्ड, एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसको पार्टनरशिप बोलते हैं सर. एकदम सही जवाब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पार्टनरशिप. एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फॉर्म आर रेगुलेटेड. सर ऊपर ही लिखा हुआ है, तो ये रहा आंसर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ईयर भी लिखना जरूरी है. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार. इसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है. पार्टनरशिप फॉर्म बना दिया है, डीड बन गया है, अभी रजिस्ट्रार के पास नाम लिखवाना है. वो प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन कहते हैं. रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. पार्टनरशिप डीड. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट. तो फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. ये क्वेश्चन है ना पूरे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है, तो मैं अभी पूरा डिटेल में समझा देता हूं, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है? तो फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. सबसे पहला, पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं. फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया. इंटरेस्ट ऑन व्हाट? जो कैपिटल दिया था उस पे इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट लिया ऑन व्हाट? ऑन ड्राइंग्स. जो पार्टनर ने लिया था पैसा उससे उसने लिया, उल्टा एक हाथ दे एक हाथ ले. उसके बाद फर्म पार्टनर को सैलरी पे कर सकता है. 3 पार्टनर में एक पार्टनर बहुत काम कर रहा है तो उसको सैलरी दिया जाए. फिर कोई पार्टनर कुछ अच्छा बिजनेस लेके आया, उसको कमीशन दिया जा सकता है. कोई पार्टनर कोई गुड्स लेके जा सकता है ड्राइंग्स में, कैश लेके जा सकता है ड्राइंग्स में. कभी कभी कोई एसेट लेके जाता है, कभी कोई पार्टनर एसेट लेके आता है. सो इन शॉर्ट बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं. अगर फर्म चाहे तो 2 टाइप से कैपिटल मेंटेन कर सकते हैं. मतलब जो रिश्ता है वो रिश्ते को 2 अलग अलग मेथड में मेंटेन कर सकते हैं. एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो ये मेथड में फर्म 2 अकाउंट बनाता है हर एक पार्टनर का. एक अकाउंट होता है जो कैपिटल से रिलेटेड होता है, तो पैसा लाया कैपिटल, वही सिर्फ उधर रिकॉर्ड होता है. उसके अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन जो भी मैंने बोले, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, ये सब के सब करंट अकाउंट में नोट किए जाते हैं. ठीक है? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट होंगे हर पार्टनर के, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर का एक ही अकाउंट होगा. जो कुछ भी करना है उसी अकाउंट में करो, जो कुछ भी करना है उसी अकाउंट में. ठीक है? तो पहला 7th में, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट. तो कैपिटल बैलेंस कौन से मेथड में फिक्स रहेगा बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कांस्टेंट रहेगा. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कांस्टेंट रहेगा और बाकी सारे मेथड में चेंज होते रहेगा, फ्लक्चुएटिंग में चेंज होते रहेगा. प्रपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट, इसको क्या बोला जाता है? सर इसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 9th, such capital method in which only capital account is maintained for each partner. तो आपको अभी भी बताया, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा. इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. कैपिटल फ्लक्चुएट होते रहेगा, बैलेंस चेंज होते रहेगा कैपिटल का. 10th, the account to which all adjustments are made
व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो ऐसे अकाउंट को करंट अकाउंट बोला जाता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, इसको प्री पेड एक्सपेंस बोला जाता है। प्री पेड एक्सपेंस, ड्यू डेट के पहले ही आपने पे कर दिया, ओके, या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, इसको क्या कहेंगे? इसका नाम देंगे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, इसको कहेंगे लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट, ऐसी एसेट जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर दिया जाए। ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, तो इसको ऑर्डर ऑफ परमानेंसी कहा जाता है या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी कहा जा सकता है। ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ परमानेंसी या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेलिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं। देखते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, ठीक है। ये इनकम का टोटल ज्यादा है, से एग्जांपल 1 लाख, एक्सपेंस का टोटल 80,000 है। तो ये 20,000 को हम क्या बोलेंगे बेटा? डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस? तो बच्चे लोग इसको ज्यादातर देखा गया डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे। अरे ऐसा नहीं है बेटा, क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट पे लिखा है सिर्फ। तो डेबिट पे लिखा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस नहीं है। क्लोजिंग में बैलेंस हमेशा उल्टी साइड पे होता है। जब भी हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो जो बैलेंस होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है। मतलब अगर डेबिट साइड पे बैलेंस दिखाया है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहां पे इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो ये 20,000 क्या है बेटा? प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस है और प्रॉफिट है। डेबिट बैलेंस लॉस होता है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, देखते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है। तो ये तो लॉस हो गया सर, और इसको कौन सा लॉस बोलेंगे? ग्रॉस लॉस बोलेंगे बेटा। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, अभी तो बताया आपको, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका वन वर्ड हो गया। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, तो आपको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करो, पहले स्टेटमेंट लिखो एग्जाम में, उसके बाद लिखो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा सेंटेंस लिखो। और फिर उसके बाद नीचे रीजन लिखो। रीजन में 2 या 3 रोज आपको लिखने चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसके नीचे लिखना है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स को आप बोल्ड कर सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप is to earn profit. It is not formed for a charitable purpose. Therefore, partnership firm is not a non-trading concern. Second, profit and loss account is a real account. ये statement लिखा, उसके नीचे लिखा the above statement is false. Profit and loss is a nominal account. Profit and loss account is a nominal account. Debit side of P&L represents expenses incurred during the year.
Credit side of P&L represents income earned during the year. Hence, P&L account is not a real account, it is a nominal account. Third, carriage inward is carriage on purchase. So let me just write, ये false है और ये भी false है. Carriage inward is carriage on purchase. तो ये true है, मैं समझाता हूं. अगर हम कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और सप्लायर ने कहा भाई हमारे फैक्ट्री से आपके फैक्ट्री पे ले जाने का खर्चा आपको बेयर करना है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हम इनकर करेंगे उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. कैरेज बेसिकली फ्रेट होता है. इनवर्ड मतलब गुड्स जब अंदर आ रहे हैं मेरे पास तब मैं जो एक्सपेंस कर रहा हूं. तो कैरेज इनवर्ड इज कैरेज एट द टाइम ऑफ परचेस. इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है. सिर्फ कैरेज अगर लिखा हुआ है तो दैट इज अज्यूम्ड एज कैरेज इनवर्ड ओनली. कैरेज आउटवर्ड का क्या मतलब है? अगर मैं गुड्स सेल कर रहा हूं और मैं कस्टमर को सुविधा दे रहा हूं कि आपके घर तक हम गुड्स पहुंचाएंगे फ्री ऑफ चार्ज, होम डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा मेरी पॉलिसी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस मुझे बेयर करना पड़ेगा. इसको कैरेज आउटवर्ड कहा जाता है एंड इसको P&L में डेबिट करते हैं. ठीक है, तो इसका रीजन मैंने जो बताया उसमें से आपको लिख लेना है. एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो ये ट्रू सेंटेंस है. जो पहले डिटेल में बताया वो आपको लिखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में किए जाते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी. लिखेंगे आप सेंटेंस, फिर नीचे लिखोगे अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स. Prepaid expenses are money paid in advance, hence it is treated as an asset for the organization. It is next year expense paid in the current year, hence it is not a liability but an asset. If partnership deed is silent, partners share profit and losses in proportion to their capital. Statement लिखा, नीचे लिखोगे above statement is false. If partnership deed is silent, then according to Partnership Act 1932, profit or loss is shared equally and it is not shared in capital ratio. Balance sheet is an account. False है बेटा. तो ledger account अगर होता तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता, पर पार्टनर बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपको रीजन क्या लिखना है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, statement of financial position. The left hand side, credit side मत लिखना, the left hand side shows liability and the right hand side shows asset. Hence it is not a ledger account but a statement. Wages paid for installation of machinery is a revenue expenditure. तो आप लिखोगे above statement is false. फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, थोड़ा सा शो ऑफ करने का ना कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आता है. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, एनी एक्सपेंडिचर incurred for installation of a fixed asset should be added to the cost of the asset. Hence, it is treated as capital expenditure and not revenue expenditure. Income received in advance is a liability. True है ये. मान लीजिए आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, उसमें मानना क्या है, आप हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो आप अगर CA फाउंडेशन जो अभी मैं नेक्स्ट ईयर सिखाने वाला हूं उसके पैसे मुझे अभी से दे देते हैं, एडवांस में पैसे दे देते हैं. अभी आपको पढ़ाना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अज्यूम कर लीजिए. सो द मनी दैट यू गेव मी, इज इट माई इनकम? नो. व्हाई नो? बिकॉज आई हैव नॉट येट स्टार्टेड गिविंग यू सर्विस. आपने 12th स्टैंडर्ड का फीस साल के शुरुआत में दे दिया, वो लायबिलिटी नहीं है, वो तो इनकम है, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू सर्विस. सर्विस में धीरे धीरे देने वाला हूं, दैट्स ओके. बट अगर नेक्स्ट ईयर की फीस आपने एडवांस में मुझे दे दी है तो वो लायबिलिटी है, बिकॉज आई हैव नॉट येट स्टार्टेड गिविंग यू सर्विसेज फॉर दैट. पे करना नहीं करना आपकी मर्जी है, पर अगर पे किया तो मेरे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो बता रहा हूं. इन केस अगर मैं किसी कारण से सर्विस नहीं दे पाऊंगा तो मुझे आपको सॉरी बोल के पैसे वापस करने पड़ेंगे ना.
तो इन दैट केस वो क्या हो गया मेरा, अभी राइट नाउ लायबिलिटी है। ओके, तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स, लो कर लो बात, फॉल्स है ये भाई। तो पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड दिस रिजर्व इज क्रिएटेड as some percentage of debtors, it is not created on creditors. Depreciation is not calculated on current assets, ये एकदम true statement है। Depreciation is a loss in the value of fixed asset because of its wear and tear or a flux of time or obsolescence. Hence, depreciation is never charged on current assets. Goodwill is an intangible asset, एकदम सही बात, हम पहले भी बात कर चुके हैं। Goodwill तो लिखना है above statement is true, फिर नीचे reason. Goodwill is reputation of business valued in terms of money. Goodwill can't be seen or touched. Hence, goodwill is an intangible asset. Indirect expenses are debited to trading account, absolutely wrong. तो लिखना है above statement is false, false. तो अभी अगेन बता देता हूं, ये आगे भी आएगा क्वेश्चन। तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक एक एग्जांपल लेते हैं। से मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैंने क्लासेस में प्रोफेसर्स अपॉइंट किए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं, मान लो ये मार्कर बना रहा हूं, ये पेन बना रहा हूं, तो ये पेन बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है वो फैक्ट्री का एक वॉचमैन है, वो वॉचमैन को जो सैलरी दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ये पेन बेचने के लिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, एनी एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये बनाने में जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है और वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। एंड एनीथिंग अदर देन दैट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो होगा वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी, एब्सोल्युटली फॉल्स। तो आपको लिखना है अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बच्चे कंफ्यूजन करते हैं दो वर्ड्स में, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, उनको सेम लगता है, सेम नहीं है, बहुत फर्क है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर यहां पे लिखा होता और फिर लिखा होता इज अ करंट लायबिलिटी, दैट वुड बी राइट आंसर। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में फर्क है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली हर साल रिन्यू करना होता है, उसकी एक लिमिट होती है, बैंक से बातचीत करके वो लिमिट हमें मिलती है कि अच्छा आप इतने रुपए तक ओवरड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वो हर एक साल में रिन्यू करना पड़ता है वो लिमिट। बैंक लोन में ऐसा नहीं है, मैंने बैंक से जाके लोन लिया, मुझे कुछ प्लांट मशीनरी खरीदना है, बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाया बड़ा सा और उन्होंने लोन ग्रांट किया है, तो वो लोन ग्रांट करने के टाइम मुझे टाइम दिया जाएगा 5 साल 10 साल, वट एवर इज द पीरियड दे अग्री। तो करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? All the liabilities which are paid in next 1 year, payable in next 1 year is called current liability. तो क्या बैंक लोन एक साल के अंदर अंदर पे करने का? नहीं ना बेटा, 5 साल 10 साल में पे करना है। तो बैंक लोन, above statement is false. Bank loan is a long term liability or bank loan is not a current liability because it is not payable within next 1 year. Okay? Net profit इज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, सही बात है? सही बात है क्या? नहीं ना, ये फॉल्स है, पहले बता दिया। नेट प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। नेट लॉस इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड ऑड वन। अगेन देखा है कि फाइंड ऑड वन में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ऑड वन मतलब क्या? जो 4 वर्ड्स दिए हैं उसमें से कौन फिट नहीं बैठता है, जबरदस्ती आके बैठ गया है, तो कैरेक्टर देखना पड़ेगा। वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी और इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये चारों हैं तो एक्सपेंस, पर अगर मैं देखूं पोस्टिंग कहां पे किया जाता है, तो वेजेस, रॉयल्टी और इंपोर्ट ड्यूटी, ये तीनों ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होता है
और सैलरी जो है वो पीएनएल अकाउंट में पोस्ट होती है। तो ऑड मैन आउट, मैं दूसरा कलर लेता हूं, मैं रेड कलर लेता हूं, ऑड है ना तो रेड कलर, ये हो गया रेड कलर। रेड थोड़ा डार्क हो गया बेटा, थोड़ा हल्का वाला कलर लेते हैं, ये वाला। तो सैलरी इज ऑड मैन आउट। सेकेंड में पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग और परचेज, इसमें उल्टा कर दिया है। पहले के तीनों जो है वो पीएनएल के हैं और लास्ट में जो परचेज है वो ट्रेडिंग का है, तो ऑड मैन आउट ये है। एग्जाम में क्या करोगे, चारों लिखोगे और फिर नीचे लिखोगे ऑड मैन आउट इज सैलरी, ऑड मैन आउट इज परचेज। कैपिटल, बीआर, रिजर्व और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैपिटल, रिजर्व और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, पर बीआर ये एसेट है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया बेटा। नेक्स्ट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, अगेन उल्टा कर दिया, पहले तीनों एसेट हैं, चौथा वाला लायबिलिटी है, तो ये बिल पेएबल ये आपका ऑड मैन आउट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डेप्रिसिएशन। तो पहले तीनों इनकम है, रिसीव हो रहा है, और चौथा जो है वो एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन। तो ये ऑड मैन आउट हो गया आपका, ठीक है। ओके, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं बेटा, ये आंसर आएगा इक्वल रेशियो, इक्वल। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया, ऑप्शनल इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन करना है तो करो, नहीं तो चलेगा। ओरल पार्टनरशिप भी चलता है। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी लॉफुल, है ना, यानी इलीगल बिजनेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, पकड़े जाओगे तो। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है बड़ा। बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर मुझे आंसर मालूम है इसका, करंट अकाउंट इसका आंसर आएगा। तो पूरे साल में जब भी ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक, और साल के एंड में ड्राइंग्स को क्लोज करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, वरना कैपिटल अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। तो जर्नल एंट्री क्या होता है समझते हैं। मैं फर्म है और वो पार्टनर है, तो मैं यानी कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, तो जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करता हूं और पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करता हूं। अब मैं दे रहा हूं मतलब मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, है ना, बच्चे यहां पे कंफ्यूजन करते हैं, मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं पार्टनर को क्रेडिट दे रहा हूं। पैसे कब दूंगा, वो तो ड्राइंग्स कर लेगा तब पैसे लेके जाएगा, या फिर बिजनेस जब बंद होगा तब। तो राइट नाउ आई एम ओनली क्रेडिटिंग हिज अकाउंट कि अच्छा भाई तुझे इतने पैसे मुझे देने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द राइट आंसर। पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म। इधर बच्चे लोग गलती से ना अनलिमिटेड वर्ड लिख लेते हैं, अनलिमिटेड इज नॉट द राइट वर्ड हियर। इधर राइट आंसर है जॉइंटली एंड सेवरली। इसका क्या मतलब है मैं जरा समझा दूं, दो ये लॉ का काम है पर फिर भी मैं समझा देता हूं। मतलब अगर कुछ फ्रॉड हुआ और बाहर वालों को पैसे देने के हैं, सब लोग पैसे मांगने के लिए आ गए, ए बी सी हैं तीनों, तो सी ये नहीं बोल सकता पहले ए से लेके आ, बी से लेके आ, फिर मैं देगा, ना 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 ना, तीनों के तीनों जॉइंटली और सेवरली लायबल है। ए ने नहीं दिया, ए के पास नहीं है, तो सी को देना पड़ेगा अगर उसके पास है, ठीक है। तो आंसर क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली। पार्टनरशिप डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइट पार्टनरशिप और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप ऐसा लिखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट, इज व्हाट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट या क्रेडिटेड। तो
तो आंसर है डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म। कमीशन पेएबल, पेएबल वर्ड पे जोर है, तो ये लायबिलिटी ऑफ द फर्म है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म। व्हेन पार्टनर अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल देन दे हैव टू ऑपरेट करंट अकाउंट। इफ पार्टनर करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस, इट इज नोन टू इट इज शोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एसेट होता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होता है। एक्सपेंस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंसेस। कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। जो बार बार मिलता है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। तो परचेज करते हैं तो गुड्स अंदर आते हैं, और परचेज रिटर्न जब हम करते हैं तो गुड्स बाहर जाते हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, तो रिटर्न आउटवर्ड किस में से माइनस होता है बेटा? परचेज में से माइनस होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। Asset which are held in business for long period are called fixed assets. Trading account is prepared on the basis of direct expenses. Trading account किसके बेसिस पे बनाया जाता है? Direct expense के बेसिस पे। When commission is allowed to any partner, it is dash of the business. It is expense of the business, बेटा। Answer in one sentence. What is fluctuating capital? तो one sentence ज़्यादा नहीं लिखने का। When firm maintains only one account for all transactions happening between firm and partner, such a method is called fluctuating capital method. Why is partnership deed necessary? So partnership deed is a written agreement between all the partners. It shows various agreements of profit sharing, interest on capital, salary, etc. To avoid disputes in future, partnership deed is necessary. If partnership deed is silent, in which ratio partners will share profit or loss? According to Indian Partnership Act 1932, if partnership deed is silent, then partners will share profit or loss equally. What is fixed capital method? मैं skip कर रहा हूँ, बहुत बार explain कर चुका हूँ। How many partners are required to form a partnership firm? How many persons are required to teach and learn? 2 जन चाहिए होता है, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। 2 जन कम से कम मिनिमम, ज्यादा तो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम पार्टनरशिप करने के लिए 2 जन चाहिए ना भाई, मैं और तू पार्टनर, तो हाउ मेनी? मिनिमम 2। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अभी ऊपर बता दिया, आप उसको रिपीट कर सकते हो। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? सो द मेन एम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट। What rate of interest is allowed on partner's loan in absence of an agreement? So in absence of an agreement, according to Indian Partnership Act 1932, partners are allowed interest at 6% per annum. What is minimum number of partner? दो अभी बताया. What is liability of a partner? Liability of a partner is unlimited. ब्रैकेट में लिखिएगा except in case of a minor partner. Next. 11th ऑलरेडी हमने बता दिया है. What do you mean by pre-received income? If income is received in advance before giving service or before delivering goods, then it is called pre-received income. It is treated as liability and shown on the liability side of balance sheet. As per which principle, when is current account opened? If the firm maintains fixed capital method, then current account is opened. 13 मिस हो गया था.
What is the effect of adjustment of provision for discount on debtors in the final accounts of partnership? तो डेटर्स हैं, डेटर्स को मैं डिस्काउंट दूंगा शायद, कब शायद, अगर वो टाइम पे पैसा दे देंगे तो डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे डेटर जितने हैं शायद उतने पैसे नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट दूंगा या नहीं डिपेंड करता है वो पैसे टाइम पे देंगे या नहीं, कंफ्यूजिंग है ना, तो सिंपल कर देते हैं, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है या लॉस है, और टू दैट एक्सटेंट डेटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर उतना पैसा मिलने वाला नहीं है, मैंने डिस्काउंट दिया तो वो कम पैसा देने वाला है, तो दो इफेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट पूछा है तो दो इफेक्ट होंगे, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा बिकॉज इट्स अ लॉस, एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ओके। चलिए 15, एज पर विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो इधर भी थोड़ा शोषा करते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, as per accounting standard 2 valuation of inventory, closing stock is valued at cost, or the real word is net realizable value, market price is a wrong word, so cost or net realizable value whichever is less. This is based on principle of conservatism, which tells us that in case there will be a loss, it should be recorded when you know that there will be a loss, okay. So future losses should be recorded, future profit should not be recorded, that's what the principle says. Next, why is balance sheet prepared, उसके पहले एक मिस हो गया, what is the provision of Indian Partnership Act with regard to interest on capital, तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, so if the deed is silent then partners are not liable to receive interest on capital, okay. Next, why is balance sheet prepared, so balance sheet is a statement of financial position, it is prepared by a business to know various assets and liabilities at the end of the year, so that they know how much they own and how much they owe, ओन मतलब जो मेरा है और ओ मतलब जो मुझे किसी को देना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, व्हाई वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन आर नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो अगेन वो शोषा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी, हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, therefore it is not shown in trading account. इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से वेजेस जाते हैं, तो इसको अगर उल्टे तरह से लिखना है तो वेजेस शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, therefore wages paid for machinery installation which is not for manufacturing goods is not shown in trading account. Next, what do you mean by indirect income of business, so example मेरा business है coaching classes का, तो आपको पढ़ा के मुझे जो भी रेवेन्यू मिलता है वो मेरा डायरेक्ट इनकम है, आपसे जो पैसे मिले वो थोड़े सरप्लस है, मतलब आई डोंट नीड दैट इमीडिएटली टू स्पेंड समवेयर, तो मैंने सोचा चलो वो पैसे का फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, 6 महीने के लिए रख देंगे, थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो जो इंटरेस्ट मुझे मिला, क्या वो इंटरेस्ट आपको पढ़ा के मिला है, नहीं ना। अच्छा आप ये बोलोगे सर पैसे तो पढ़ाने से ही आए ना, ठीक है ना बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो इंटरेस्ट पढ़ाने से मिला है क्या, नहीं, फीस जो पढ़ाने से मिला है वो डायरेक्ट इनकम है, वो फीस बचा के मैं कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता हूं और उससे मुझे पैसे मिलते हैं, दैट इज नॉट माई बिजनेस इनकम। एक और चैप्टर से लिंक कर देता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट चैप्टर है हमारा, कैश फ्लो बनाते हैं उसमें, तो उसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये फिक्स डिपॉजिट करना, उस पर इंटरेस्ट अर्न करना, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस आपको पढ़ाना है, वो मुझे अच्छा लगता है, तो ये जो इंटरेस्ट मिला है वो इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है, ठीक है। सो एनी इनकम विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है।
Why partners capital is treated as long term liability? Very interesting question. तो partners capital is not to be paid in the near future. पार्टनर को कैपिटल का पैसा कब वापस मिलता है? ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म बंद हो जाएगा या कभी कोई पार्टनर रिटायर होता है तभी उसको मिलता है. So because it is not payable in the next year, in the near future, it is not treated as current liability and it is treated as a long term liability. Seventh, do you agree or disagree with following statements? When partnership deed is silent, partners share profit of the firm according to capital ratio. So ये सेंटेंस लिखना है, फिर आपको क्लियरली लिखना है एक लाइन में, आप अग्री करते हो या डिसएग्री, जैसे ट्रू और फॉल्स में. सो लिखो आई डिसएग्री विथ अबव स्टेटमेंट. ओके, आई डिसएग्री, और फिर नीचे रीजन है ना. वन लाइन में रीजन लिखने का ज्यादा लंबा नहीं, कि भाई अगर साइलेंट होगा तो इक्वल शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. Current account always shows a debit balance. I disagree with above statement. Current account may show debit or a credit balance. Partnership, it is compulsory to have partnership agreement in writing. I disagree. Even oral partnership is allowed, hence partnership agreement need not be in writing. Partnership form is a trading concern. I agree with above statement. Partnership firm is formed with an objective of earning profit, hence it is a trading concern. An interest on capital is an expenditure for the partnership firm. I agree with the above statement because capital is received by the firm to do business, and if firm credits a partner with interest, it is an expenditure for the firm. Partnership is an association of two or more persons. I agree with above statement because to form a partnership, minimum two persons are required. Partners are entitled to get salary or commission. I disagree with above statement. If there is an agreement between partner, then according to deed, partners can get salary or commission. If there is no written agreement, then they are not entitled to any salary or commission. Balance of capital account remains constant under fixed capital method. I agree. In fixed capital method, current account is prepared and all transactions are entered in current account, hence the balance of capital account remains constant. Indian Partnership Act came into existence in 1945. I disagree. Indian Partnership Act came into existence in 1932. Profit and loss account reflects the true financial position. बच्चे गड़बड़ करते हैं इधर. True financial position, no. Financial position तो बैलेंस शीट दिखाता है. ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है profit या loss done in the incurred in the current year. So profit and loss account reflects profit made or loss incurred in the current year. Amount borrowed by partner from his business will be debited to current account. तो amount borrow अगर करते हैं by partner from his business is debited to current account, ये true statement है. I agree. Sold but undispatched goods must be part of valuation of closing stock. तो I disagree. वो क्या कहना चाहते हैं बताता हूँ. तो से एग्जाम्पल ले रहे हैं, 31 मार्च को मैंने गुड्स बेच दिया, इनवॉइस बन गया कस्टमर के नाम से, पर अभी बहुत सारा काम है 31 मार्च को, तो गुड्स एक कोने में पड़े हैं, अभी डिलीवर नहीं हुए कस्टमर को, पड़े हैं उधर, तो क्या वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है क्या? नहीं है. तो आई डिसएग्री. वंस गुड्स आर सोल्ड, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर and hence it cannot be written in, it cannot be included in value of closing stock. Next, carriage inward is a selling and distribution overhead. I disagree. Carriage inward is a direct expense and is added to purchases shown in trading account. Gross profit is an operation profit. So I disagree. Net profit is an operational profit. All finance expenses are debited to profit and loss account. I agree. Finance expenditure are indirect expenses and are all debited to profit and free distribution of goods is debited to trading account. तो ये गलत है. I disagree.
free distribution of goods is credited to trading account and debited to P&L account. Calculate the following. Undervaluation of closing stock by 10%. Closing stock was rupees 30,000. Find out the value of closing stock. अब बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, 30,000 का 10% ले लेते हैं और फिर 3,000 ऐड कर देते हैं, 33 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग. नो नो नो, 30,000 क्या सही वैल्यू है क्या? नो. तो आप एक फॉर्मूला यूज करिए, करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू रॉन्ग वैल्यू अपॉन 100. अब माइनस या प्लस, अगर अंडर वैल्यू किया है तो माइनस करोगे, अगर ओवर वैल्यू किया है तो प्लस करोगे. तो यहां पे अंडर वैल्यू किया है तो आप करोगे माइनस. माइनस क्या? -10 इंटू 100. ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. सिंपली स्पीकिंग 90 रुपये अभी का वैल्यू है, सही वैल्यू 100 है. तो अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं, करेक्ट वैल्यू अगर 100 है तो 10% कम किया है तो रॉन्ग वैल्यू 90 है. समझे आप? तो रॉन्ग वैल्यू अगर 30,000 है तो करेक्ट वैल्यू कितना? ऐसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो या हमारी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो दोनों में आंसर वही आएगा बेटा. तो क्या आएगा आंसर? 30,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100. तो इसको सॉल्व करोगे तो 33,333 आएगा. दिखने में ये रॉन्ग आंसर दिखता है ना, ऐसा थोड़ी आएगा, पर यही राइट आंसर है. 33,000 इज अ रॉन्ग आंसर. चलिए, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर 1 ईयर. तो ये तो ठीक है, 2,20,000 इंटू 12.5 अपॉन 100. तो इसको मैं थोड़ा कैलसी पे सॉल्व कर लेता हूँ. 2,20,000 इंटू 12.5%. तो इसका आंसर आ गया 27,500. ओके. ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ्स, तो 10,000 इंटू 12.5% इंटू 6 अपॉन 12 करना पड़ेगा बेटा. तो 10,000 का 12.5% 1250 होता है और 6 महीने के लिए अगर करोगे तो 625 होता है. ये मैंने ओरली सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड for the year ending 1st September 2019 amounted to 1,500. For the year ending 1st September 2019 amounted to 1,500. Calculate prepaid insurance assuming that the year ending is 31st March 19. तो ऐसे ज़रा टाइमलाइन बनाता हूँ. हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31st मार्च 19 को, और ये जो इंश्योरेंस पे किया है वो 1 सितंबर 19 को ख़त्म हो रहा है. तो हमने ये जो 1500 पे किया है वो 12 महीने का है. 1500 जो पे किया है वो 12 महीने का. कितना महीना नेक्स्ट ईयर में फॉल होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त. सितंबर नहीं गिनना, 1 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, 30 सितंबर नहीं है. तो 5 महीना एडवांस में पे किया है. तो प्रीपेड कितना है? 1500 डिवाइड बाय 12 करोगे इंटू 5. सो 1500 डिवाइड बाय 12 इंटू 5. तो इसका आंसर भी 625 आ रहा है. 625 इज प्रीपेड. फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. परचेजेस 30,000 है, सेल्स 15,000 है, कैरेज इनवर्ड 2,400, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक. तो कोई नहीं, छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं. तो 2 ओपनिंग स्टॉक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 10,000, फिर 2 परचेजेस. तो मैं नेट कर देता हूं ओरली. परचेजेस है 30,000 और परचेज रिटर्न है 21,000. माय गॉड, तो 9,000 परचेजेस हो गया नेट. सेल्स है 30,000 और सेल्स रिटर्न नहीं है, तो बाय सेल्स मैंने लिख दिया 30. आई एम सॉरी, सेल्स है 15,000, तो मैंने बाय सेल्स लिखा 15,015.
कैरेज इनवर्ड 2400, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लेस रिटर्न हो गया, कैरेज इनवर्ड लिख दिया, सेल्स भी लिख दिया, और अभी क्लोजिंग स्टॉक आ गया 36,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। सो 15 प्लस 36 51,000 और माइनस 10,000 माइनस 9,000 एंड माइनस 2,400। तो ये आंसर आ रहा है बेटा 29,600 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख रुपीज ऑन 1st October 19 at the rate of 15% per annum. Calculate interest on bank loan for the year 1920 assuming that financial year ends on 31st March. तो हमने 1st October को लोन लिया, तो 2 लाख रुपीज इंटू 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अक्टूबर से मार्च आपको पीरियड गिनना है जो 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6/12, तो 2 लाख का 15% 30,000 होता है और 6 मंथ्स का आप गिनोगे तो 15,000 होता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज रुपीज 15,000। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है, आई एम श्योर ये आपको बहुत काम आने वाला है। एज आई सेड, हम डेली 2 या 3 वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया है और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आएगा। शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम श्योर these short videos will really help you to crack all objective questions and get that 100 on 100. All the best.